जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। कि जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 14 है, जो कि ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो जो ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष जो है समानता एवं जो है कानून के समक्ष जो है समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। तो जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। तो चारों ऑप्शन में है जे। उसका जो है कथन के है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकार प्राप्त है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो है कौन कौन सा जो अनुच्छेद है या जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 15 का हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 और 29 और 31। तो ये जो इसमें जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है 15, 16, 19 और 29, 30, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 19 जो क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका जो है कथन एल है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो अनुच्छेद ये 32 है जो संवैधानिक अधिकार का प्रावधान करता है। तो जो ये अनुच्छेद 32 है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो जो कथन एल ये भी सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ही हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये संपत्ति के अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार में था, अब ये नहीं है। ये जो है 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में इसको संशोधित कर किसमें डाल दिए गए, अनुच्छेद 300A में डाल दिए गए। अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है और ये पहले मौलिक अधिकार था, अब कौन सा अधिकार हो गया, ये कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा। जिसमें एम है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन जे, के और एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है कथन जे, के और एल सही है। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद के गौमुख से माना जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है, ये उद्गम इसकी जो है होता है गंगोत्री की जो हिमनद या जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर उसके गौमुख से होता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो जो कथन के ये भी सही है। तो जिसमें के नहीं हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा कि जो नर्मदा नदी और दूसरा जो है तापी, तो नर्मदा और तापी नदी जो है कौन सा साइड ये जो है बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो जो कथन एल ये सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। तो ए और सी, ए और डी में तो एल है। उसका जो है कथन एम दिया है, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है ना कि गोदावरी। इसलिए जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है एम तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जो है कथन जे, के और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, जीडीपी के बारे में दिया गया है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में केवल देश की सीमा के भीतर उत्पादित, देश की जो है सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जीडीपी में क्या होता है, जो देश के जो देश के भीतर केवल इसमें देश की सीमा के भीतर जो उत्पादित जो है वस्तु हो गया, गुड्स एंड सर्विस। तो जो है गुड्स और सर्विस के जो अंतिम जो वस्तु हो गया, अंतिम जो यह गुड्स हो गया और सर्विस, इसके जो मूल्य है इस मूल्य को शामिल किया जाता है किसमें, जो जीडीपी में। तो जो कथन जे सही हो जाएगा।
जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, यह करती है। तो जो कथन के भी सी है कि जो आरबीआई है ये मॉनिटरी जो मौद्रिक नीति है भारत की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसकी निर्धारण करती है। एक कमेटी होता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होता है इसके द्वारा जो है ये मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है और इसका नेतृत्व कौन करता है? आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका लीडरशिप या नेतृत्व करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो जो कथन के ये सही है। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन नीति आयोग द्वारा किया जाता था। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि जो है पंचवर्षीय योजना या 5 वर्षीय जो योजना था इसका अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाता था, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, नाबार्ड की स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए की गई थी। तो जो कथन एम भी सी हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 को। तो जो कथन एम ये भी सी है कि इसका स्थापना कब हुआ था? जो नाबार्ड है इसकी 1982 में। और इसका उद्देश्य ये इसका स्थापना करने के पीछे कारण ये था जो कृषि और जो ग्रामीण विकास है उसको बढ़ावा देना या उसकी विकास के लिए काम करना थी। जो कथन एम ये सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है कथन जे के और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऐतिहासिक घटना दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो सूची 1 का है ए, बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1764 को। और ये बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अवध की जो है नवाब था और मुग़ल सम्राट। अवध की नवाब और मुग़ल सम्राट के बीच जो है ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये जो है ए का हो जाएगा 2। 1764 तो ए का हो जाएगा 2। इसके बाद बी में दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुआ था। तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1। इसके बाद सी में दिया है डांडी मार्च की शुरुआत। तो डांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये डांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। तो ए सी का हो जाएगा 4। सी का 4। इसके बाद डी में दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो डी का हो जाएगा 3। डी का 3। ए का 2। ए का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है और डी में नहीं है। ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1। बी का 1 ए और सी दोनों में है। और सी का 4। सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैज्ञानिक उपकरण दिया गया है या टूल्स दिया है और सूची 2 में संबंधित कार्य या उसकी फंक्शंस क्या है। तो सूची 1 में वैज्ञानिक या साइंटिफिक जो टूल्स हो गया और सूची 2 में उसकी फंक्शंस क्या है उसको दिया गया। तो सूची 1 का है ए, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से किसका मेजरमेंट करते हैं? तो बैरोमीटर से किसका मेजरमेंट करते हैं? वायुमंडलीय दाब का मापन। तो जो है बैरोमीटर है इससे वायुमंडलीय जो दाब है उस दाब की जो प्रेशर है उसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। ए का हो जाएगा 2। ए का 2। उसके बाद जो है बी में दिया एमीटर। तो एमीटर का जो है इस टूल्स का जो है मेजरमेंट जो है किसके फंक्शंस के लिए करते हैं? तो ये विद्युत धारा के मापन के लिए। जो विद्युत धारा रहता है उसकी मेजरमेंट के लिए एमीटर का यूज करते हैं। तो वी का हो जाएगा 1। वी का 1। उसके बाद सी में दिया है स्फिग्मो मैनोमीटर। तो जो है ये स्फिग्मो मैनोमीटर है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट के लिए या रक्तचाप के मापन के लिए। सी का हो जाएगा 3। सी का 3। इसका जो है डी में दिया है आइडियोमीटर। तो आइडियोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? जो श्रवण क्षमता है उसके परीक्षण के लिए। तो डी का हो जाएगा 4। डी का 4। ए का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए।
उसके बाद बी का 1 ए और बी दोनों में है, सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य दिए गए हैं और सूची 2 में संबंध जो है ये उससे संबंधित जनजाति या अवसर दिए गए हैं। तो सूची 1 का है ए कक्साड़ नृत्य, तो जो है कक्साड़ नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है, तो ये जो है अबूझमाड़िया जनजाति में। तो जो ये कक्साड़ नृत्य जो है ज़्यादातर फेमस जो है किस में है, ये अबूझमाड़िया जनजाति में, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया परघौनी नृत्य, तो ये परघौनी नृत्य कौन से जनजाति में ज़्यादातर फेमस है, ये बैगा जनजाति में, तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसके बाद जो है सी में दिया सुवर नृत्य जो है दीपावली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये जो है सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसके बाद डी में दिया सरहुल नृत्य, तो सरहुल नृत्य कौन सा जनजाति में होता है, या ये जो है कौन सा जनजाति में ज़्यादातर फेमस है सरहुल नृत्य, ये है उराव जनजाति में, तो ये हो जाएगा डी का 3, डी का 3। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है और ए में नहीं है, सॉरी बी में, तो जो है सी और बी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 जो है ए और डी दोनों में है, और उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और डी का 3 तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भारत के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को उनके सही काल अनुक्रमिक क्रम या शुरुआत से बाद में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो इतिहास से संबंधित जो घटनाएं दिए गए इन घटना को उनके जो काल अनुक्रमिक क्रम शुरुआत से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शुरू में जो है के दिया है, कथन के में महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, तो जो है महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण एक कब हुआ था, कि हुआ था 483 BC को, और महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 BC को। इसमें जो क्या होता है BC में, ये जैसे 563 दिया तो पहले आएगा, उसके बाद जो है ये 483 तो BC में जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब घटते क्रम में, जो जितना घटते क्रम में वो क्या होगा, जैसे ये 563 दिया तो पहले होगा, उसके बाद ये 483 आएगा। इसमें जो है 483 में जो है महात्मा बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किए थे 483 BC में, और इसका जन्म कब हुआ था 563 BC में। तो जो कथन के हो गया, उसका जो है कथन एल में दिया है सम्राट अशोक का जो है कलिंग युद्ध, जो है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की कब हुआ था, ये 261 BC में, 261 BC में हुआ था। उसके बाद जो है एम गुप्त साम्राज्य की स्थापना, तो जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना ये AD में या ईस्वी में हुआ था, और एक हुआ था 319 से 320 ईस्वी में, 319 से जो है 320 ईस्वी में हुआ था ये AD में, ये जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना। उसका जो है कथन एन में दिया है तराइन का प्रथम युद्ध, तो जो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 AD या ईस्वी को। उसके बाद जो है ये ओ में दिया है पानीपत का जो प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1526 ईस्वी को, या AD लिख सकते हैं इसको, या इसी को सी। इसमें जो है आप देखेंगे कि सबसे पहले क्रम पे कौन सा आ जाएगा, तो पहले क्रम पे आएगा ये 483 वाला, ये 483 BC वाला पहले आएगा, तो हो जाएगा के पहले पे आ जाएगा। उसके बाद जो ये है सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध, ये जो हुआ था 261 BC में, तो जो है 261 BC ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा एल। उसके बाद जो है ये 319 से 320 जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना, तो हो जाएगा एम। उसके बाद जो है ये 1191 ईस्वी जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो हो जाएगा एन, और फिर लास्ट में आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, तो हो जाएगा लास्ट में ओ आ जाएगा। तो शुरू में इसमें के, जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। के बाद एल, के के बाद एल, तो ये जो A B C तीनों में है, एल के बाद एम, एल के बाद एम, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और एम के बाद एन, एम के बाद एन, तो ये ऑप्शन जो है बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और एम के बाद ओ, ये सॉरी जो है एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एल, एम, एन और ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों को
उनकी कुल लंबाई के घटते क्रम में, मतलब सबसे लंबी से छोटी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है कुल लंबाई के क्रम में बताना है कि जो टोटल लंबाई है उसके अकॉर्डिंग। जो है कथन के में दिया है महानदी, तो महानदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो महानदी की कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है टोटल जो है। और छत्तीसगढ़ में इसकी कितना भाग बहता है, तो 286 किलोमीटर। तो महानदी जो है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है और इसकी जो टोटल लंबाई कितना है 851 किलोमीटर। इसका जो है कथन एल दिया है शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ नदी की जो है टोटल लंबाई कितना है 290, और ये पूरा 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है। यदि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी होगा तो शिवनाथ नदी होगा, और पूरा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी क्या है, महानदी। ये हो जाएगा शिवनाथ। उसके बाद जो है कथन एम में इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी की जो लंबाई टोटल कितना है, ये 535 किलोमीटर है लगभग, और छत्तीसगढ़ में कितना बहता है ये 264 लगभग 264 किलोमीटर बहता है ये छत्तीसगढ़ में। इसकी जो टोटल लंबाई कितना है इंद्रावती नदी की, ये 535 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में कितना बहता है लगभग 264 किलोमीटर। इसका जो है हसदेव नदी दिया है, तो हसदेव नदी लगभग ये कितना है 176 किलोमीटर बहता है। ये जो है हसदेव 176, और उसके बाद जो रिहंद है, रिहंद कितना है 145। इसमें जो है सबसे लंबी से छोटी की क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे लंबी कौन सा है यहाँ पे, ये महानदी हो जाएगा के कुल लंबाई के क्रम में अरेंज करने हैं इसको, तो महानदी हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये 535 इंद्रावती हो जाएगा एम, और इंद्रावती के बाद ये हो जाएगा एल शिवनाथ, और शिवनाथ के बाद हो जाएगा ये 176 वाला हसदेव, तो हो जाएगा एन, और हसदेव के बाद हो जाएगा रिहंद ओ। तो शुरू में हो जाएगा के, जिसमें के नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। के बाद एम, के बाद एम, तो ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और एम के बाद एल, उसके बाद एन, एन के बाद ओ, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो जो है छत्तीसगढ़ के जो निम्न जिला दिए गए कथन के एल एम एन ओ में 5 जिलों का नाम है, उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो बलरामपुर है ये ऊपर में है, और ये सुकमा जो है सबसे नीचे में है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करना है। तो इसमें के को जैसे ले लिए बलरामपुर, और जो दक्षिण में सबसे नीचे में क्या आ जाएगा, इसमें सुकमा वाला। तो देखेंगे लास्ट में एल नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन बी में नहीं है लास्ट में, तो ये जो है सुकमा लास्ट में आ जाएगा, एल वाला जो है सबसे दक्षिण में, और ये हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर के बाद इसमें कौन सा आ जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, महासमुंद, नारायणपुर, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे ये जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो हो जाएगा एम, के बाद एम। उसके बाद ये जो नारायणपुर जो है बस्तर संभाग में है, और ये महासमुंद आ जाएगा, तो हो जाएगा एन महासमुंद इसके नीचे, और फिर जो है इसके नीचे आ जाएगा नारायणपुर, और सबसे नीचे में आ जाएगा ये सुकमा। तो शुरू में आ जाएगा के, जिसमें के नहीं हटा दिए, के बाद एम, के बाद एम, तो ये डी में नहीं है, डी हट जाएगा, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद एल, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये जो कथन सी हो जाएगा कि जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, कारण में देखेंगे। कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश में से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो जो ये कारण सी हो जाएगा कि जो है पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें मौजूद जो है सूक्ष्म कण हो गया, ये सूक्ष्म कण सूर्य के जो प्रकाश में से जो नीले रंग है उसका प्रकीर्णन या जो है स्कैटरिंग सबसे अधिक करते हैं, और इसका जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन करने की वजह से क्या होता है, जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। तो ये कारण भी सही है और कारण एक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ में वनों पर आधारित लघु वनोपज का संग्रहण ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है। ये जो कथन सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो वनों पर आधारित यह जो अनुपज है, ये लघु वनोपज का जो संग्रहण ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है, जो कथन के सही हो जाएगा। अब कारण में देखें छत्तीसगढ़ का लगभग 44% जो है भूभाग है वो वनों से आच्छादित है।
जो कारण भी सही हो जाएगा। और जो है 44% है ये जो छत्तीसगढ़ का जो भूभाग पर जो वनों का आच्छादन, जो ये कारण भी सही हो जाएगा। और ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपज है ये जो वनों से आच्छादित है, इसी वजह से क्या है जो आधारित है, ये जो छत्तीसगढ़ में वनों पर आधारित जो है लघु वनोपज का संग्रहण ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है। तो ये जो कारण भी इसके जो कथन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो संघ हो गया, राज्य हो गया, और समवर्ती सूची में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है इसमें। और ये 5वीं अनुसूची में क्या है, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इसको छोड़कर प्रशासन की बात करता है। और 6वीं अनुसूची में इसको असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में प्रशासन की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो है बताने की भारत में जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत। तो जो अरावली पर्वत है ये भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किससे विभाजित किया जाता है? तो जो है पर कैपिटा इनकम या जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसको किससे विभाजित किया जाता है? तो टोटल पॉपुलेशन से या देश की कुल जनसंख्या से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है पर कैपिटा इनकम प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या। क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि या अंग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है इसका स्त्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अजीत जोगी जी थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप या ड्राफ्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो ये 2020 में जो एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसकी जो प्रारूप है ये ड्राफ्ट है, इसको तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एनईपी 2020 की जो प्रारूप है या ड्राफ्ट है उसको तैयार करने वाली समिति का क्या था, ये अध्यक्ष था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हसदेव बांगो बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरबा जिले में है। तो जो ये प्रसिद्ध जो है हसदेव बांगो बांध है, कहाँ पे है? ये कोरबा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भारत के जो राष्ट्रपति है उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2026-27
के अनुसार कुल राजस्व प्राप्त किया। ये जो टोटल रेवेन्यू हो गया, कुल रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया, ये रिसिप्ट अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,43,000 करोड़। 1,43,000 करोड़ है। और ये जो है ये 26-27 का है, और 25-26 में कितना था? 2025-26 में था ये 1,41,000 करोड़। और जबकि जो है 26-27 के लिए कितना अनुमानित है? 1,43,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है नीति आयोग के SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का समग्र या कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्कोर कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67। ये जो है 2022-23 का जो रिपोर्ट है, और ये कब आया था? 2023-24। तो इसको जो है 23-24 करके भी दे सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 67 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67 या 67 स्कोर था छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो जो है ये जो है खेलो इंडिया जो ट्राइबल्स है गेम्स 2026 में, और इसका मेज़बान का कौन किया था? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया था इसकी जो मेज़बानी। तो जो है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026, इसका जो आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरवीर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरवीर। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और लोक परंपरा के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों या पर्वों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसको जो है सही क्रम में अरेंज करना है। छत्तीसगढ़ की जो है सांस्कृतिक और लोक परंपरा के अनुसार जो पर्व ये त्यौहार है उसको। तो जो कथन के में दिया हरेली, तो हरेली पर्व कौन सा माह में होता है? ये श्रावण माह को होता है, श्रावण माह की अमावस्या को। इसका जो है कथन एल में दिया है तीजा, तो तीजा कब होता है? ये भाद्र पक्ष में, भाद्र माह में, भाद्रपद को। और ये जो है भाद्रपद की जो है किस में होता है? शुक्ल तृतीय को, शुक्ल तृतीय को होता है। इसका जो है कथन एम में दिया है पोला, तो पोला कब होता है? ये भी भाद्र माह में होता है, भाद्रपद में। और ये जो है इसके पहले होता है पोरा, जो है ये पोला, ये पोरा जो है तीजा से पहले। और ये कब होता है? कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, कृष्ण अमावस्या को। इसका जो है कथन एन दिया है छेरछेरा, तो छेरछेरा पर्व कब होता है? ये पूष पूर्णिमा को, पूष पूर्णिमा को। इसका जो है कथन ओ दिया है देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी ये कार्तिक माह में होता है, कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को, शुक्ल एकादशी को होता है। अब इसको अरेंज करना है मंथ के अनुसार। तो इसमें यदि देखेंगे श्रावण दिया है, भादव दिया है, कार्तिक दिया है, और पूष पूर्णिमा दिया है। तो इसमें जो यदि देखेंगे मंथन में, तो सबसे पहले इसमें मंथ क्या आ जाएगा? श्रावण वाला, या सावन महीना वाला, तो हो जाएगा के पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये सावन के बाद ये जो भादव वाला आ जाएगा, और भादव में ये जो है कृष्ण अमावस्या वाला कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल होता है, तो कृष्ण वाला पहले आ जाएगा ये पोरा वाला, ये पोला हो जाएगा एम। उसके बाद जो है ये हो जाएगा तीजा वाला भाद्रव पक्ष की जो है ये शुक्ल तृतीय को, तो हो जाएगा एल तीजा। उसके बाद जो है ये कार्तिक महीना पहले आता है, और पुष जो है बाद में रहता है, तो ये कार्तिक वाला पहले आ जाएगा ओ, और उसके बाद जो है ये एन छेरछेरा पूष पूर्णिमा, तो हो जाएगा लास्ट में एन। तो शुरू में आ जाएगा के, जिसमें के नहीं हटा देंगे, के सभी में है। के बाद एम, के बाद एम, तो ये ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, तो ए और बी को हटा दिए। और एम के बाद एल, एम के बाद एल, तो ये ऑप्शन जो है सॉरी के बाद एम, के बाद एम, तो के बाद एम दोनों में है। और एम के बाद एल, एम के बाद एल, सी और डी दोनों में है। एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, तो ये ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। और ओ के बाद एन, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है बैगा जनजाति से संबंधित है, इसमें से कौन कौन सा जो कथन दिया है जे के एल एम ये बैगा जनजाति से संबंधित है, उसको चयन करना है। कथन जे में दिया औषधि ज्ञान, तो जो ये बैगा जनजाति ये जो औषधि ज्ञान ये जंगल का जो है डॉक्टर बोला जाता है, तो जो है औषधि से संबंधित है, तो ये जो कथन जे सही है। उसका जो कथन के दिया है गोदना कला, तो जो है सबसे जो है गोदना प्रिय जो जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति है, तो जो गोदना कला भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद जो है कथन एल दिया है बिल्मा नृत्य, जो बैगा जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है।
और ये विजयदशमी में किया जाता है, विजयदशमी को। तो जो कथन एल ये भी सही है। उसके बाद कथन एम में दिया है व्यवहार या झुमकेती। तो जो व्यवहार या झुमकेती ये भी जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कथन एम ए भी सही है। तो इसमें चारों कथन सही हैं। तो ये जो ऑप्शन ही हट जाएगा और बी भी हट जाएगा और डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सभी कथन जे, के, एल और एम सभी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अंतर्गत परख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है एनईपी 2020 है उसके संबंध में या उसके अंतर्गत जो है ये परख जो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है उसकी चुनाव करना है, सही विकल्प चयन करने हैं। तो कथन जे दिया है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये परख क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है केवल कक्षा 10वीं और 12वीं की जो है बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनका जो है पुनर्मूल्यांकन करना है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये बुनियादी हो गया, बुनियादी ढांचा की शिक्षा हो गया, और जो है प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा हो गया, माध्यमिक स्तर की हो गया और मध्य स्तर, सभी स्तर की जो शिक्षा है ये माध्यमिक तक की उस पर फोकस किया जाता है। मतलब जो है प्री प्राइमरी से लेकर जो है 12 तक का, मतलब सभी क्लास की कक्षाओं की जो उसकी जो मानक निर्धारण हो गया, उसके मानदंड निर्धारण हो गया, उस पर काम करता है, ना कि परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, जिसमें के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी किया आएगा, तो ए और डी हट जाएगा। उसका जो कथन एल दिया है, इसका उद्देश्य समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण को बढ़ावा देना है। तो जो कथन एल भी सी हो जाएगा। तो प्रदर्शन ये जैसे परख दिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी मतलब हो जाएगा ये परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, और एम इस हो जाएगा ये आकलन या असेसमेंट, और आर एम इस हो जाएगा रिव्यू या समीक्षा करना, और एम इस हो जाएगा एंड एनालिसिस। ये ए का जो है हो जाएगा एंड और एनालिसिस, एनालिसिस मतलब ये विश्लेषण हो जाएगा, और के मिस हो जाएगा नॉलेज, ये हो जाएगा ज्ञान का विश्लेषण करना, और एच मिस जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो है हो जाएगा के का जो है ये सॉरी एल ए भी सही है। तो इसमें जो है कथन जे और एल सही है, किसमें दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है कथन जे और एल सही है। क्वेश्चन है एनईपी 2020 के 5+3+3+4 ढांचे के तहत तैयारी चरण के संदर्भ में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है। तो जो तैयारी चरण इसी को बोला जाता है प्री प्रेपरेटरी स्टेज। तो प्री प्रेपरेटरी स्टेज, जो प्री प्रेपरेटरी स्टेज क्या होता है, पहला वाला जो ये 5 दिया है ये फाउंडेशनल स्टेज होता है, और ये जो +3 दिया है ये प्री प्रेपरेटरी स्टेज होता है, और ये +3 दिया है ये मिडिल स्टेज होता है, और ये +4 दिया है ये सेकेंडरी स्टेज है। तो इसमें बताने की जो प्री प्रेपरेटरी स्टेज या जो तैयारी का चरण क्या है, तो जो 5 होता है ये प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 तक का होता है। प्री प्राइमरी मतलब जैसे नर्सरी क्लास हो गया, तो बच्चे को जो है क्लास 3 मतलब 3 ईयर्स की या 3 वर्ष की एज में एडमिशन कराते हैं जो प्री प्राइमरी में। तो जो 3 साल इसमें पढ़ेगा मतलब प्री प्राइमरी, तो कितना हो जाएगा 3 में मतलब 3 में एडमिशन किए तो 3 6 वर्ष हो गया, और क्लास 1 2 करके कितना हो जाएगा 8 वर्ष। अब बच जाएगा ये 8 वर्ष तक हो गया। अब फिर 8वें वर्ष में जो किस में जाएगा, ये 3 वाला में, 3 वाला मतलब जो प्री प्रेपरेटरी में। तो इसकी जो क्या होता है, इसकी एज हो जाएगा 8 से 11 वर्ष के बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे, इसमें कक्षा 3 से 5वीं तक शामिल है, जिसमें जो हो गया खेल हो गया, खोज आधारित हो गया, और इंटरेक्टिव कक्षा अधिगम के साथ साथ भाषा और गणितीय कौशलों की नींव रखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है शिक्षकों के पेशेवर विकास और मानकों के संदर्भ में एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भाग 1 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है, फॉल्स है, उसको बताने की कौन सी जो कथन ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो कथन ए में दिया है, ऑप्शन ए में विकल्प ए में, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो जो कथन ए सही हो जाएगा कि जो है 2030 तक जो है अध्यापन के लिए
न्यूनतम जो योग्यता है 4 वर्षीय, मतलब जो है 4 वर्षीय जो अभी बीएड का प्रावधान किया गया है वो होनी चाहिए, ये एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो जो कथन है सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन बी में दिया है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। ये जो है नेशनल वोकेशनल जो स्टैंडर्ड है, ये मानक है, उसका विकास जो है 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या NCTE द्वारा किया जाएगा। तो जो कथन बी, ये भी सी है। उसके बाद सी में दिया है शिक्षकों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक या वोकेशनल विकास के लिए जो है सतत जो है वोकेशनल या व्यावसायिक विकास में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो कथन सी, ये भी सी है कि प्रतिवर्ष जो है न्यूनतम जो है 50 घंटे के जो तहत ये व्यावसायिक जो विकास के में भाग लेना अनिवार्य है या अनिवार्य होगा। तो जो कथन सी, ये भी सी है। इसका जो है कथन डी में दिया है प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह से वार्षिक आधार पर अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की जो रोटेशन है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो जो कथन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये NEP 2020 आया है उसमें ये ट्रांसफ़र है, या जो लगातार बार बार जो ट्रांसफ़र होने वाली जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, इसको रोकने की बात करता है। मतलब लगातार जो है ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ये स्थानांतरण नहीं होनी चाहिए करके बात करता है। और किसी विशेष परिस्थिति या स्थिति में ही ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ये प्रावधान है NEP 2020 में। तो जो कथन डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।